आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे हम एक कविता जिसका शीर्षक है चंद्र गहना से लौटती बेर। तो और यह कविता कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज से ली गई है और इस कविता को लेखक केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए अब हम सबसे पहले कवि का जीवन परिचय पढ़ते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1 अप्रैल सन 1911 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासेन नामक गांव में हुआ था और केदारनाथ अग्रवाल जी की मृत्यु सन 2000 में हुई थी। और ये प्रगति काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य में 4 प्रमुख धाराएं माने गए हैं, 4 प्रमुख स्तंभ माने गए हैं। तो उनमें से जो प्रगति काव्य धारा है, तो केदारनाथ अग्रवाल जी प्रगति काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और साथ ही साथ इनकी प्रमुख रचनाएं युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक आदि हैं। चलिए अब हम प्रसंग का मतलब होता है कि इस कविता में कवि ने हमें क्या बताया है, अर्थात इस कविता में कवि ने किसके बारे में बात की है। तो इस कविता में कवि ने गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि ने हमें बताया है कि एक बार जब वो किसी गांव में गए थे तो किस प्रकार से गांव की सुंदरता ने उनका मन मोह लिया था, उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया था। और कवि ने उसी गांव को आधार मानकर अपनी इस रचना को लिखा हुआ है। चलिए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यहाँ हरा थिगना चना, बांधे मुरैठा शीस पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि वह अभी अभी चंद्रगहना नामक गांव से लौट रहे हैं, अर्थात कवि चंद्रगहना गांव के प्राकृतिक सौंदर्यता का वर्णन कर रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि वो अभी अभी चंद्रगहना नामक गांव से लौट रहे हैं और लौटते वक्त वहां वो तरह तरह के मनोरम दृश्यों को देखते हैं। मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, और वो वहां के एक खेत की मेड़ पर अकेले बैठे हुए हैं। और यहाँ पूरे इस कविता में कवि ने बहुत सारी फसलों को और उसके खेत के आसपास जितनी भी चीजें हैं उनका मानवीकरण किया हुआ है, अर्थात उन्हें मानव के रूप में बताया है। जैसे कि यहाँ कवि ने कहा है, एक बीते के बराबर ये हरा ठिगना चना। मतलब कवि कहते हैं कि एक छोटे से चने के पौधों को देखकर उन्हें लग रहा था जैसे कोई छोटे कद का आदमी गुलाबी पगड़ी पहने खड़ा हो। कवि कहते हैं कि एक छोटा सा हरा चना देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई छोटे कद का व्यक्ति यहाँ पर गुलाबी पगड़ी पहने हुए खड़ा हुआ है। चूंकि कवि ने यहाँ पर हर एक फसल का मानवीकरण किया है, इसीलिए उन्हें अब वो चना भी एक इंसान लग रहा है जो कि गुलाबी पगड़ी धारण किए हुए है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटेली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूल फल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह दू हृदय का दान उसको। तो कवि ने इसके आगे बताया है कि चने के फूल के पास ही एक अलसी का पौधा भी लगा हुआ है। तो हम सभी जानते हैं कि अलसी अपने आप ही उगाती है, इसलिए उसे एक हटीला पौधा कहा जाता है। इसीलिए कवि ने यहाँ पर अलसी की तुलना एक नवयुवती के समान की है। और इसीलिए कवि ने कहा है, देह की पतली, देह मतलब शरीर की पतली, और कमर की है लचीली। जिस प्रकार किसी नवयुवती की जो शारीरिक वेशभूषा होती है, जो उसकी कमर होती है वह बहुत अधिक पतली और लचीली होती है। इसीलिए कवि ने कहा है कि पास ही में एक अलसी का पौधा लगा हुआ है जो किसी नवयुवती के समान लग रहा है। और कवि कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अलसी मुझसे कह रही हो कि जो सबसे पहले मुझे छुएगा, अर्थात मेरे सर पे जो सबसे पहले नीले फूल को लगाएगा, मैं अपना हृदय उसको ही दान में दे दूंगी। चलिए अब हम इसकी अगली पंक्ति पढ़ते हैं। और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी। कवि कहते हैं और सरसों की ना पूछो, सरसों एक फसल है, तो कवि कहते हैं और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता फाग मागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। तो कवि कहते हैं कि सरसों तो अब सयानी हो गई। सयानी का मतलब होता है अब सरसों तो अब समझदार हो गई है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सरसों के खेत
पीले होते हैं। इसीलिए कवि ने यहाँ पर सरसों का मानवीकरण किया है और कहा है कि सरसों तो अब सयानी हो गई है और उसने खुद अपने हाथ पीले कर लिए हैं और अब वह किस प्रकार से अपने हाथ पीले करके एक दुल्हन की तरह तैयार होकर मंडप में आ गई है। और साथ ही साथ फाग गाता फागुन मास, फागुन एक हिंदी महीना है, तो लेखक कह रहे हैं और फागुन का महीना भी अब गीत गाता हुआ आ रहा है। क्योंकि चारों तरफ इतना मनोहर वातावरण है, इसीलिए चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसीलिए इन हवाओं के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि प्रकृति भी अपना आंचल हिला हिलाकर, चूंकि अब हवाएं चल रही हैं तो चारों तरफ से पेड़ पौधे और वादियों में अब ठंडी हवा सरसर हो रही। इसीलिए कवि कहते हैं कि प्रकृति भी अपना आंचल हिला खिलाकर अब पीली सरसों को अपना आशीर्वाद दे रही है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसकी अगली पंक्ति। कवि कहते हैं, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही है इसमें लहरियां, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही है वह भी लहरियां। कवि कहते हैं कि इस विजन मतलब इस गांव में, शहर से दूर इस गांव में चारों तरफ प्रेम ही प्रेम है। दूर व्यापारिक नगर से, व्यापारिक मतलब शहर होते हैं जहाँ पर औद्योगिक कारखाने होते हैं, इसलिए कवि ने यहाँ पर शहरों को व्यापारिक नगर कहा है। कवि कह रहे हैं कि शहर से दूर इस गांव में चारों तरफ प्रेम ही प्रेम है। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, अर्थात यह खनिज जो भूमि है यहाँ पर प्रेम चारों तरफ व्याप्त है। और पैरों के तले है एक पोखर, पोखर का मतलब होता है तालाब, और वहां से नीचे एक तालाब बह रहा है और उसमें से लहरें उठ रही हैं और तालाब के आसपास चारों तरफ हरी भूरी घास उगी हुई है और वह भी लहला रही है। चलिए अब हम इसकी अगली पंक्ति पढ़ते हैं। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चकमकाता, है कई पत्थर किनारे पी रहे हैं पानी चुपचाप, प्यास जाने कब बुझेगी। तो कवि चूंकि उस खेत का वर्णन कर रहे हैं, प्रकृति का मनोरम वर्णन कर रहे हैं, तो उस खेत में कवि बता रहे हैं कि तालाब के बीच में एक खंबा भी है जो कि चांदी की तरह चमक रहा है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा मतलब तालाब में एक खंबा भी है जो कि चांदी के जैसा चमक रहा है। आंखों को है चकमकाता मतलब जिसको देखकर आंखें चकाचौंध हो रही है कई पत्थर किनारे मतलब तालाब के आसपास बहुत सारे पत्थर हैं, पी रहे पानी चुपचाप, और वो लगातार तालाब का पानी पीते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ना जाने प्यास जाने कब बुझेगी उन पत्थरों की। तो कवि कहते हैं कि तालाब के बीच में एक खंबा है जो कि चांदी की तरह चमक रहा है और जिसको देखकर उनकी आंखें चकाचौंध हो रही हैं, और तालाब के किनारे जितने सारे पत्थर हैं वह सभी इतनी देर से तालाब का पानी पी रहे हैं, लेकिन ना जाने कब उनकी प्यास बुझेगी क्योंकि वो लगातार तालाब का पानी पीते हुए जा रहे हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसकी अगली पंक्ति। कवि कहते हैं, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। कवि कहते हैं कि उसी तालाब में, अब जिस खेत की अब कवि बात कर रहे थे जहाँ पर चना हुआ था और जहाँ पर सरसों हुई थी, अलसी हुई थी, तो कवि कहते हैं उसी तालाब में, उसी खेत में एक बगुला ध्यान केंद्रित मुद्रा में खड़ा है। तो हमने अभी जाना है कि अक्सर जो बगुला होता है वह अपनी एक टांग पर ही खड़ा रहता है, इसीलिए कवि कहते हैं चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में। उसी तालाब में एक बगुला ध्यान केंद्रित मुद्रा में खड़ा हुआ है। देखते ही मीन चंचल, मीन मतलब मछली, जैसे ही वो मछली को देखता है और अपनी ध्यान मुद्रा को त्याग कर, ध्यान मुद्रा को भंग करके तुरंत ही वह मछली पर झपट्टा मारता है और मछली को निगल लेता है। चिट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है मतलब जैसे ही वह मछली को देखता है तुरंत ही वह उसे अपनी चोंच से पकड़ लेता है और अपने गले में डाल लेता है, अर्थात वह निगल लेता है। इसके आगे कवि ने लिखा है, एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया भी श्वेत पंखों के झपाटे मारे फौरन, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर एक उजली चटुल मछली, चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती गगन में। तो कवि कह रहे हैं जिस तालाब में
अभी एक बगुला खड़ा था, उसी तालाब में एक काले माथे वाली एक चिड़िया भी है जिसके पंख सफेद है। श्वेत का मतलब होता है सफेद। तो उसी तालाब में एक काले माथे वाले चतुर चिड़िया भी है जिसके पंख सफेद है, और जब वो मछली को देखती है तो तुरंत ही वह जल के अंदर जाकर मछली को पकड़ लेती है और तुरंत ही अपनी पीली चोंच में दबा दबा लेती है, और फिर दूर गगन में, गगन का मतलब आकाश में, और फिर दूर गगन में आकाश में वो उड़ जाती है। आगे कवि कहते हैं, ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ जाना नहीं है। कवि कह रहे हैं कि यहीं पर रेल की पटरी निकली हुई है। कवि जिस खेत पर बैठे हुए हैं तो वहां पर उन्हें दूर एक रेल की पटरी दिखाई दे रही है। कवि कहते हैं लेकिन अभी ट्रेन का आने का टाइम नहीं हुआ है, लेकिन आज मुझे कहीं जाना नहीं है। आज तो मैं आजाद हूँ और आज मैं स्वतंत्र मन से अपनी प्रकृति को निहारूंगा और प्रकृति की इतनी खूबसूरत रचनाओं को बड़े ही मन से देखूंगा, क्योंकि कवि को हम जब भी जानते हैं कि हमारे जो कवि हैं वह प्रकृति प्रेमी है और वह प्रकृति से उन्हें बहुत अधिक स्नेह है। आगे कवि कहते हैं, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं बांझ भूमि पर, इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कवि को इस खेत से चित्रकूट की पहाड़ियां भी दिखाई रही है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी मतलब चित्रकूट की बंजर जमीन भी, बंजर पहाड़ियां भी दिखाई दे रही है जो कि चारों दिशाओं में फैली हुई हैं, और वहां की बंजर भूमि में रीवा के कांटेदार वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं। कवि दूर से उस खेत से देखते हैं कि वहां उन्हें चित्रकूट की ऊंची ऊंची पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं जो कि चारों दिशाओं में फैली हैं, और उस बंजर भूमि में रीवा के कांटेदार वृक्ष भी उन्हें दिखाई दे रहे हैं। आगे कवि कहते हैं, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता सुग्गे का स्वर, सुग्गे का मतलब होता है तोता। आगे कवि कहते हैं, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता सुग्गे का स्वर टे टे टे, सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता। आगे कवि कहते हैं कि यहाँ तोते की आवाज सुनाई दे रहा है। क्योंकि कवि जिस खेत में बैठे हैं वहां पर तोते भी हैं, इसलिए वहां उन्हें तोते की आवाज सुनाई दे रही है। और साथ ही साथ उठता गाटा सारस का स्वर टिरटो टिरटो मन होता है, और यहाँ पर सारस नाम का एक पक्षी भी है, उसका भी स्वर लगातार चारों दिशाओं में गूंज रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वह इस वनस्थली मतलब इस जंगल का हृदय चीर रहा हो। फिर अंत में कवि कहते हैं, उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहां जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्चे प्रेम कहानी सुन लूं मैं भी चुपके चुपके। तो इस पूरी पंक्ति में कवि ने हमें बताया है कि जो सारस जो पक्षी है वो अक्सर अपने जोड़े में ही रहता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि मेरा मन हो रहा है कि मैं भी सारस पक्षी के साथ इस खुले आसमान में उड़ जाऊं और उनकी सच्ची प्रेम कहानी चुपके से मैं भी सुन लूं। तो इस पूरी कविता में कवि ने हमें हमें अपने प्रकृति प्रेमी होने के बारे में बताया कि किस प्रकार से उन्होंने इस रचना में गांव को आधार बनाया है, और उन्होंने साथ ही साथ हमें गांव की सभ्यता, गांव के परिवेश का एक ही मनोहर वर्णन किया हुआ है। चलिए हमारी ये कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।